हेलो डियर स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का जो लास्ट पार्ट है, जो कई बार यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है, दैट इज पीपल कंट्रोल और सिटीजन कंट्रोल और पीपल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पर हिंदी माध्यम जन नियंत्रण या नागरिक नियंत्रण, और काफ़ी विस्तृत मैंने इसे एक डायग्रामेटिक या चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, और लेक्चर में आपको काफ़ी डिटेल दिया जाएगा और कई नई चीज़ इसमें आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले एज यूजुअल प्रशासन पर जन या नागरिक नियंत्रण, इंग्लिश मीडियम, पीपल और सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहला मुद्दा रहेगा, क्यों नियंत्रण, मतलब कंसेप्ट क्या है और उसकी नीड, आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। फिर साधन, तकनीकी, विधि, उपाय, इंस्ट्रूमेंट या मींस, डिवाइस, टेक्निक, सो इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। लिमिटेशन क्या है प्रशासन पर, खासकर विकासशील देशों में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर प्रशासन पर सिटीजन कंट्रोल और पीपल कंट्रोल इफेक्टिव क्यों नहीं है, व्हाट इज लिमिटेशन, सीमाएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उनकी चर्चा कर ली जाएगी। और लास्ट में अगर आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में समय है, करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट, तो एक सिर्फ आपको एक सर्किल, चाहे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, एक चार्ट के द्वारा आपको बता देना है कि प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। देखिए एक चार्ट मैंने दे दिया, कैसे आपको इसके लिए मैं टिप्स दे दूंगा। तो निश्चित ही अगर आप अपना उत्तर लेखन चाहे यूपीएससी हो या पीएससी इस पैटर्न पे करते हैं तो यह एग्जामिनर के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव होता है, एक इनोवेटिव होता है, और बट नेचुरल आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए देखते हैं पहला कंसेप्ट क्या है, प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण या जन नियंत्रण क्यों, या उसका बेसिक थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, जन संप्रभुता का सिद्धांत। क्या है ये? एक्चुअली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन देशों में यह सिद्धांत पॉपुलर है। क्या है ये सिद्धांत? कि जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर सत्ता, अंतिम सत्ता किसकी है? जनता की है। सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? जनता के पास है। वह जनता की सत्ता है, मैंने पीछे के प्रत्येक लेक्चर में बताया आपको, ठीक है। और जनता की सत्ता या नागरिक की सत्ता, उसको एंटरटेन कौन कर रहा है, उसको यूज कौन कर रहा है, उसको एंजॉय कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। बट नेचुरल है जब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, प्रशासनिक अभिकरण, जन सत्ता का प्रयोग, जो सर्वोच्च सत्ता जनता की सत्ता है लोकतंत्र में, उसी सत्ता का प्रयोग कर रहा है, तो उस सत्ता का कहीं वो मिसयूज ना करे, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी ना करे। पीछे मैंने बताया है करप्शन, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म आदि प्रक्रियाओं से दुरुपयोग न होने पाए, इसलिए प्रशासन पर जन नियंत्रण की अवधारणा प्रासंगिक है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ पीपल सॉवरेंटी, जन संप्रभुता का जो सिद्धांत है, यह लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता का स्वामी जनता है, और जनता की सत्ता का मिसयूज न होने पाए, इसलिए नागरिकों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण, जो भी शब्द यूज कर लें आप, सुपरविजन, ओवरसीज, देखभाल, यह नेसेसरी है और यह जनता के द्वारा किया जाता है। यह बेसिक कंसेप्ट है। आवश्यकता क्यों? जब प्रशासन पर नागरिक या जनता का नियंत्रण होगा, या नियंत्रण मीन्स पार्टिसिपेशन, भागीदारी होगी, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन जन समस्याओं के प्रति रिस्पांसिव होगा। रिस्पांसिव मतलब अनुकरणशील, मतलब प्रशासन को ये मालूम होगा कि रियल प्रॉब्लम है क्या जनता की,
और जब वो जनता की रियल प्रॉब्लम को समझेगा तो उसका उचित निराकरण देगा, उसका उचित प्रॉपर क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसलिए और दूसरी चीज, प्रशासन जनता को भी प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, जनता के अंदर भी क्या होगा, अवेयरनेस होगा। दोनों पार्ट हैं, प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होगा पीपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से, और नागरिक भी क्या होगा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये क्या है, ये दोनों लोकतंत्र के सफल संचालन या शासन की नीतियों के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रशासन में नागरिक नियंत्रण या जन नियंत्रण या भागीदारी आवश्यक है। मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझा दिया, दोनों चीजें बता दी। कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, जन समृद्धता का सिद्धांत, आवश्यकता क्यों, प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के बारे में, बेसिक नीड्स के बारे में समझेगा और नागरिक भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पहली लाइन, पहला जो मुद्दा था वो क्लियर। ऐसे आपको एक एक चीज क्लियर करके लिखना है बहुत ही कम शब्दों में। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा, शब्दों का चयन कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। आप ध्यान से लेक्चर को अगर सुनते होंगे तो कुछ विशेषीकृत शब्द में प्रयोग करता हूं लोक प्रशासन में, जो आपके आंसर राइटिंग को उत्कृष्ट एक्सीलेंट बनाता है। दूसरा मुद्दा क्या है कि साधन, तकनीक, विधि, उपाय, सो मेनी थिंग्स एक ही है। मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि एक बार किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने ये प्रश्न किया था कि सर क्या डिफरेंट होता है। ऐसे ही बच्चे क्लास में आते हैं, यूपी पीसीएस में एक बार शायद उपाय पूछ लिया, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के उपाय बताइए, तो बड़ा वो संकोच करते हुए मेरे पास आया कि सर मैंने विधि लिख दिया। तो उसके बाद से मैंने हर क्लास में बताया कि सब एक ही चीज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक, मीन्स, डिवाइस, मेथड सब एक ही है, ठीक है। तो कैसे एक्चुअली प्रशासन पर जो जन नियंत्रण है, नागरिक नियंत्रण है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। जैसे कि पीछे मैंने आपको लेजिस्लेटिव, एक जुडिशरी, विधायिका और न्यायपालिका के नियंत्रण को बताया, उसी प्रकार यह भी एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, यह डायरेक्ट या प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। तो क्या क्या है साधन, कुछ औपचारिक साधन है, कुछ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट हैं, मेथड्स हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, और कुछ इनफॉर्मल भी इंस्ट्रूमेंट हैं, मेथड्स हैं, और आप इन सब चीज़ों से परिचित हैं। ये सब्जेक्ट आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, बस आपको नया लगता है, लेकिन अभी आप, जब मैं आपसे चर्चा करूंगा तो आपको यह ऐसा दिखाई देगा कि ये वास्तव में आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। देखिए, पहला क्या है, अभी होने वाला है निर्वाचन, इलेक्शन। औपचारिक साधन में प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण या जन नियंत्रण के औपचारिक साधन में फर्स्ट वन क्या है, इलेक्शन। और कैसे निर्वाचन के माध्यम से जनता कैसे नियंत्रण स्थापित करेगी, और यह सरकारें बहुत ही फियर अप होती, भयभीत होती, किससे, इलेक्शन से। सारी मांगे मान ली जाती है, उसकी फिर चर्चा आगे मैं करूंगा। तो इलेक्शन है क्या, अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर मैंने आपको कई बार चर्चा किया, 3 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल, या जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली की संज्ञा देते हैं। दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम, संसदीय या कैबिनेट शासन प्रणाली। तीसरा मल्टीपल सिस्टम। पहला जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसका एग्जाम्पल अमेरिका है, फ्रांस है, सो मेनी। दूसरा जो है पार्लियामेंट्री या कैबिनेट सिस्टम, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ब्रिटेन, भारत, इंडिया। और तीसरा है मल्टीपल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम, मैंने बताया था पीछे, आपको डिटेल बताऊंगा, स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे 2 जो सिस्टम है उसके बारे में डिटेल बता दूं कि दोनों पर जो इलेक्शन के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से नियंत्रण होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि जनता डायरेक्टली किसको चुनता है, राष्ट्रपति को चुनता है। हालांकि वहां पे भी डायरेक्ट नहीं है,
कॉलेजियम के थ्रू होता है। उसकी चर्चा जब हम संविधान क्लास में प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तब अमेरिका के प्रेसिडेंट और भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तुलना करेंगे, वहाँ बताएंगे। फिर भी हम ये मानते हैं कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जनता राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनता है और निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। तो इलेक्शन अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाले देशों में प्रत्यक्ष नियंत्रण का एक मतलब निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष होता है और उसके माध्यम से जनता राष्ट्रपति या शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करती है। शासन पर नियंत्रण होगा, इट मीन्स शासन की जो एजेंसी है प्रशासन, उस पर भी नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। भारत या ब्रिटेन जैसे देशों में जनता संसद को चुनती है, मैंने पीछे बताया है डायग्राम के द्वारा, और संसद लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार का गठन करता है। ध्यान दीजिए, अब मतलब संसद, जनता संसद पर नियंत्रण करेगी। मत कहाँ दिया, किसको चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब संसद क्या करेगा, संसद सरकार या कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करेगा और कार्यपालिका किस पर नियंत्रण स्थापित करेगा, प्रशासन पर। तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। कहाँ पर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन निर्वाचन, इसके द्वारा सरकारें अपनी नीतियों को लेकर बहुत ही सतर्क होती हैं। अगर जनता को लगता है कि सरकारी नीतियां या प्रबंधन, गवर्नमेंट पॉलिसी और मैनेजमेंट इज नॉट फ्रूटफुल, लाभदायक नहीं है, तो अगले चुनाव में वो सत्ता बदल देती है। इसलिए सरकार इलेक्शन को लेकर बहुत ही क्या होती है, भयभीत होती है। एक बहुत ही प्रभावशाली नियंत्रण का एक साधन निर्वाचन। अलग अलग देशों में टेन्योर अलग है, जैसे अमेरिका में 4 साल, संसदीय प्रणाली वाले देशों में, भारत में 5 साल, ब्रिटेन में 5 साल, लेकिन उसके पहले भी टेन्योर समाप्त किया सकता है। उसकी चर्चा की जाएगी संविधान क्लास में। तो एक प्रकार से पहला जो साधन हो गया वो मैंने आपको बता दिया, इलेक्शन। दूसरा देखिए, जनमत संग्रह, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट्स, दोनों सिनोनिम्स है। यह जो प्रणाली है वह विकासशील देशों में प्रभावशाली नहीं है। जनमत संग्रह जैसी जो प्रणाली है वह विकसित देशों में बहुत प्रभावशाली है। विकसित देशों में स्विट्जरलैंड, अमेरिका और अन्य देशों में जनमत संग्रह के माध्यम से शासन एवं प्रशासन की नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर जनता संतुष्ट नहीं है प्रशासनिक नीतियों के कार्यशैली से तो उन्हें मत के द्वारा हटा दिया जाता है। तो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, हालांकि अभी यह विकासशील देशों में पॉपुलर नहीं है। तीसरा जो है रिकॉल, प्रत्यावाहन हिंदी में कहा जाता है, ये भी विकसित देशों में पॉपुलर है। अमेरिका के 13 राज्यों में और स्विट्जरलैंड में रिकॉल व्यवस्था है, अन्य देशों में भी है, लेकिन अभी यह सिस्टम विकसित देशों में, विकासशील देशों में पॉपुलर नहीं है। क्या होता है रिकॉल में? इन देशों में जनता प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव करती है। अब भारत में तो संभव नहीं है ना। अगर यहाँ पर जनता को अधिकार दिया जाता, चर्चा हुआ था संविधान सभा में कि सिविल सेवकों की भर्ती कौन करेगा, लोकतंत्र में जनता करेगा। तो यहाँ पे तो जनता करती तो ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे रिलीजन का है, ये हमारे क्षेत्र का है, तो मेरिट सिस्टम कहाँ हो पाता। दुर्भाग्य है ये, अनफॉर्चुनेट इसको हम कहेंगे कि हम कास्ट रिलीजन पे आज भी ट्रस्ट करते हैं। और मैं तो ये सोचता था आज से 20 साल पहले कि जैसे जैसे हम टेक्निकली साउंड होते जाएंगे, नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हम समाज को एकीकृत करेंगे और इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य, ठीक है, जातिगत चेतना जरूरी है, सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है, लेकिन जातिगत संकीर्णता यह उचित नहीं है। और दुर्भाग्य से भारत में पूरा चुनाव, चाहे जो पार्टी हो, जातियों के आधार पर सीटों का बंटवारा, जातियों के आधार पर कैंडिडेट का चुनाव, जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल का
प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैबिनेट, या ठीक है आप कहेंगे सर ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन उसके लिए भी और भी ढेर सारे क्राइटेरिया होते हैं, योग्यता वगैरह वगैरह, उसकी चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे। तो ये रिकॉल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी नियुक्ति या निर्वाचन होता है जनता के द्वारा, और अगर जनता को लगता है कि इनकी कार्यशैली, नीतियां उचित नहीं है, तो रिकॉल पोल के द्वारा इन्हें वापस बुला लेते हैं। तो फायदा क्या है इसका, मेरिट क्या है, लाभ क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक होते हैं, और प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता का पार्टिसिपेशन, भागीदारी बढ़ता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जन सहभागिता का होना, जन सक्रियता का होना, जन जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवाइजरी कमेटी, सलाहकारी समितियां। ये क्या है, एक्चुअली शासन के टॉप से लेके बॉटम, मतलब सीट से लेके निम्न तल पर जब शासन नीतियां बनाती है, तो तकनीकी विशेषज्ञ जो नागरिकों का समूह होता है या नागरिक होता है, और जनप्रतिनिधि जो टेक्निकली साउंड होते हैं, उनके आपस में कोलिजन के माध्यम से, गठजोड़ के माध्यम से एक कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी में शासन के उच्च पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक जो टेक्निकली साउंड है सम्मिलित किया जाता है। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है शासन की नीतियों के संदर्भ में ये सलाह देते हैं। हालांकि इनका सलाह बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, शासन चाहे तो माने या ना माने, लेकिन ये शासन और जनता के बीच एक लिंक, कनेक्टिंग लिंक, पुल का कार्य करते हैं। इसलिए अगर इनका सलाह इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, जनहित को पूरा कर रहा है, तो इनके सलाह को जनरली शासन के द्वारा पॉलिसी मेकिंग में, नीतियों के निर्माण में स्वीकार किया जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये एडवाइजरी कमेटी भी क्या करता है, शासन पर नियंत्रण स्थापित करता है, एक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया आपको गैर सरकारी संगठन क्या है। ये आपका एक्चुअली में गैर सरकारी संगठन का जो कंसेप्ट है बहुत ही पुराना है। अगर हम देखें तो भारत में कौटिल्य के मौर्य काल में आप देखिए, कौटिल्य ने लिखा है कि राजा के ऊपर दबाव समूह, शिल्पियों का दबाव समूह, तमाम दबाव समूह थे। लेकिन जो आप एक मॉडर्न रूप में, आधुनिक रूप में जो गैर सरकारी संगठन का स्वरूप देखते हैं, वह अमेरिका की देन है। 18th या 19th सेंचुरी में इसका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, और लगभग सभी देशों में अब गैर सरकारी संगठन एक्टिवली, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को निर्धारित कर रही है क्या ये? यह सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपुल विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो सामान्य हित पर आधारित होते हैं और शासन की नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में सरकार के ऊपर क्या करते हैं, वैधानिक या औचित्यपूर्ण दबाव क्रिएट करते हैं। आप कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो जितने भी प्रोफेशनल्स ग्रुप हैं, व्यावसायिक संगठन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन, कोचिंग का भी शायद एसोसिएशन है मुझे, हाँ है सर, प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, ठीक है। फिर आप देखिए छात्र संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन, जातियों के आधार पर संगठन, धार्मिक आधार पर संगठन, ग्रुप ऑफ पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, ये कलेक्ट होते हैं, कलेक्टिव एफर्ट होता है, और यह लीगल कोर्ट के द्वारा या
प्रदर्शन के द्वारा या छायाचित्र के द्वारा, मतलब विभिन्न माध्यमों से क्या करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और सरकारी नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी जनता ही तो है, और लोकतंत्र में यही तो सर्वोच्च है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है, पॉपुलर सॉवरेंटी, यही तो है। तो इनका भी नियंत्रण में, प्रशासन पर नियंत्रण में इनका भी रोल एक साधन के रूप में बहुत ही क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। फिर देखिए सिविल सोसाइटी, बातें फिर हुई होंगी। नागर समाज, हेकल द्वारा यह कंसेप्ट डेवलप किया गया। भारत में भी ये कंसेप्ट काफी विकसित हो गया है क्या ये कंसेप्ट? हेगल ने डिफाइन किया कि शासन एवं जनता के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो एजेंसी है, जो सोसाइटी है, वही है सिविल सोसाइटी। तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक है, सिविल सोसाइटी भी क्या करेगा, सिविल सोसाइटी भी शासन में या प्रशासन पर नीतियों के निर्माण के दौरान, क्रियान्वयन के दौरान क्या करेगा। अंतर दोनों में क्या है, गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी में ये टेक्निकली साउंड होते हैं, तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं, कुछ सरकारी फंडिंग पे भी डिपेंड होते हैं, कुछ सेल्फ की फंडिंग होती है, स्वयं सहायता ग्रुप, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे बाद में, ठीक है। तो अंतर बस यही है, ये टेक्निकली साउंड है गैर सरकारी संगठन, और दोनों एक क्या करते हैं, दोनों शासन या प्रशासन की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में एक प्रकार से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी नियंत्रण के साधन के रूप में ही कार्य करते हैं। फिर है सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र जैसे कानून, विसिल ब्लोअर जैसे कानून के माध्यम से सूचना का अधिकार क्या है, बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन था। हालांकि कानून के पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी, इनके द्वारा श्री अनिल लखीना पैटर्न, इन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इस सूचना के अधिकार को कानून के पालन के पूर्व ही जिला प्रशासन लागू किया था, वो बड़ा सफल रहा। लखीना पैटर्न 1996 में जब प्रधानमंत्री के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, तो कहा गया कि गुड गवर्नेंस स्थापित किया जाए। तो गुड गवर्नेंस का जो पार्ट होता है, उसमें पहला पार्ट कहा गया सूचना का अधिकार लागू किया जाए। श्री वाजपेयी जी की सरकार में HD शौरी के अध्यक्षता में, अरुण शौरी जी के फादर थे, कॉमन काज एक NGO थे, उसके वो हेड थे। कई राष्ट्रों का उन्होंने भ्रमण किया, RTI कैसे लागू किया जाए, करीब मोर देन 50 कंट्रीज का उन्होंने अध्ययन किया था, और एक बहुत विशाल डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया। वाजपेयी जी की सरकार का टेन्योर खत्म हो गया, हालांकि उसके पहले बिल पास हुआ था, लोकसभा से, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में RTI लागू हुआ। डिटेल हम जब पढ़ाएंगे RTI वहाँ बताएंगे। तो RTI सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार का जो सबसे बड़ा रोल है वो प्रशासन में जनता की भागीदारी, जनता को जानने का अधिकार, क्रांति है, रिवॉल्यूशन है, लोकतंत्र का जो बेसिस है, आधार है, RTI उसको पूरा करता है। अर्थात RTI के माध्यम से जनता प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित होती है और प्रशासन के जनता के प्रति अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व से बढ़कर होता अनुक्रियाशीलता, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं और संवेदनशील भी हैं। तो RTI के थ्रू संभव हुआ, ये भी एक नियंत्रण का साधन है। नागर अधिकार पत्र, यह एक बौद्धिक इंटेलेक्चुअल समझौता है, मोरल कंप्रोमाइज है कि प्रशासन या शासन जनता को क्या सुविधा देने जा रही है। तो ये सुविधा आपने प्रॉमिस किया नागरिक अधिकार के पत्र के माध्यम से, तो आप जवाबदेह बनेंगे। तो इसके माध्यम से भी जनता प्रशासनिक एजेंसियों पर या शासन पर नियंत्रण स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्या है, जन भागीदारी। कहा गया लोकतंत्र के सपने तब तक सफल नहीं होंगे
जब तक जनता की भागीदारी न होगी। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत ग्रामों का देश है, इसलिए पंचायतों को सशक्त बनाया जाए। पंचायती राज के लिए गांधी जी का प्रयास, आप कभी गांधी, नेहरू, टैगोर पढ़ेंगे तो पंचायतों के लिए गांधी जी का एफर्ट बहुत ही एक्सेलेंट था। आर्टिकल 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आया वो उन्हीं का देन था। ठीक है, देखिए सबके अंदर कुछ, मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ। हमारा मुद्दा ये है कि आप व्यक्ति से, इंडिविजुअल से जो अच्छी चीज़ है उसको लीजिए। याद है ना आपको, जब रावण की मृत्यु हुई तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा जाओ कुछ सीखो, और लक्ष्मण ने कहा ये तो रावण है। तो राम जी ने कहा कि अरे भाई विद्वान है वो, कमियां थी लेकिन अच्छाइयां दिखती। पैर के पास जाके खड़े हुए, सर के पास जाके खड़े हुए। आपको सीखना तो पैर के पास, विनम्र बनिए, हम्बल। तो सीखा उन्होंने। तो चाहे गांधी हो, सुभाष हो, टैगोर हो, नेहरू हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, सभी अच्छे हैं। जिन्होंने देश हित में कुछ भी किया सभी अच्छे हैं। ठीक है, विषयांतर न हो। आइए देखते हैं, मैंने बता रहा था आपको, जन भागीदारी डेमोक्रेसी का बेसिस है, स्तंभ है, पिलर है। किसी भी रूप में जनता की भागीदारी प्रशासन में प्रशासनिक जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है और प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण को स्ट्रांग करता है। अनौपचारिक साधनों की बात कर लें तो प्रेस मीडिया चौथा स्तंभ बोला गया। अब आज का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, मैं रोल ऑफ मीडिया पढ़ाऊंगा। इनका भी एक्टिविज्म है, बहुत सक्रिय है ये। मतलब आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों आप इंटरफेयर करते हो भाई? ठीक है, आप एक सीमा के अंदर, तमाम बातें उस टॉपिक में करूंगा, अभी होगा तो बहुत विषयांतर हो जाएगा। तो रेडियो, प्रेस, रेडियो के द्वारा भी तमाम लेख आते हैं, उद्बोधन होते हैं, एड्रेस होते हैं, उसके द्वारा भी। वो क्या था भाई, लोकतंत्र में अगर कोई सांसद, विधायक, मंत्री अगर कुछ कहता है, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो जनता का तो उद्गार है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज का जो प्रशासनिक अधिकारी है कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे वो, तो एक प्रकार से जनता के उद्गार थे। ठीक है, तो ये प्रेस, रेडियो, सबसे बड़ा देखिए आजकल, माय गुडनेस, सोशल मीडिया। किसी भी मुद्दों को लेकर वायरल कर देना, र्यूमर्स फैलाना, सरकारी नीतियों को लेके आलोचना, प्रत्यालोचना, शासन प्रशासन को लेके, प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका भी रोल बहुत बड़ा है। और पॉलिटिकल पार्टी, आज तो देखिए उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटेगा तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, समाजवादी पार्टी, मतलब जहाँ पे अगर राजस्थान में कोई घटना घटेगा तो भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब फिर भी एक प्रकार से देखा जाए तो नियंत्रण तो है सरकार के ऊपर, एक दबाव के रूप में कार्य करता है पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो आपको मैंने प्रशासनिक, जनता का, नागरिक का प्रशासन पर नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधन की काफ़ी डिटेल चर्चा कर दी। अब क्या है, जन प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण या जन नियंत्रण की सीमाएं क्या है? देखिए, विकसित देश में फेरेल हेड्डी का कहना था कि विकसित जो देश हैं वहाँ का जो प्रशासनिक अभिकरण है वे काफ़ी तकनीकी रूप से सक्षम हैं, रिस्पॉन्सिव हैं। तो विकसित देश में काफ़ी हद तक प्रशासन पर जनता का नियंत्रण, अच्छा जनता वहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। तीन चीज़ें, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, नीतियों के निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन, नीतियों की निगरानी की प्रक्रिया में जनता वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। विकासशील देशों में अभी भी समस्या है। भारतीय हरिश्चंद्र जी का लाइन, कोई निर्भय हो हमें का हानि। अरे भाई क्यों नहीं हानि है? लोकतंत्र के राजा आप ही हैं, जनता। कैसे आपने कह दिया, कैसे आपने सोच लिया? आप वास्तविक शासक हैं। तो अभी हमारे यहाँ इनडायरेक्ट
डेमोक्रेसी है, इसलिए जो प्रशासन पर जन नियंत्रण की कमियां हैं, सीमाएं हैं, वो विकसित देशों में नॉमिनल हैं, विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं कि विकासशील देशों में प्रशासन पर जन नियंत्रण की सीमाएं क्या है। मैंने बताया भी विकसित देशों में फेडरलिटी के शब्दों में कि नौकरशाही क्या है, तकनीकी रूप से दक्ष है, प्रगतिशील है, शासन की प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। लेकिन विकासशील देश की नौकरशाही को फेडरलिटी ने कॉलोनियल बताया, अनुकरणशील बताया। औपनिवेशिक देशों की नौकरशाही तो प्रशासन पर जन नियंत्रण की समस्या विकासशील देशों में ज़्यादा व्यापक है। और आपको बताना पड़ेगा क्या क्या समस्या है। जन जागरूकता का अभाव, अभी बताया ना, कोई नृप हो हमें का हानि। अरे लोकतंत्र में नृप राजा आप ही हो, जागरूक बनिए, अपने अधिकारों के लिए ही नहीं सिर्फ कर्तव्यों के लिए भी जागरूक बनिए। तो जन जागरूकता का अभाव बहुत बड़ी समस्या है। जातीयता, मैंने अभी चर्चा किया कि जातीय चेतना अच्छी बात है। प्रत्येक जाति को, चूंकि भारतीय समाज की एक ट्रू ट्रुथ है, ये सच्चाई है कि आपकी पहचान। मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, या आप मुझसे पूछिए सर आपका नाम, तो मैं बताऊं फला फला और जो जाति का शीर्षक, तो आप मेरे चेहरे की तरफ देखोगे, आगे क्या। और जैसे एक ही कास्ट के लोग मिलते हैं, चेहरे का जो लाइटनिंग है बढ़ जाती है। उफ, एक ही कास्ट के हैं। ये समस्या है यहाँ की। जाति को लेके चेतना, भाई जो जातियां शोषित रही हैं, पीछे रही हैं, उनको आगे लाया जाए। सोशल इंजीनियरिंग कोई बुराई नहीं है, सामाजिक इंजीनियरिंग में, लेकिन उसको लेके हम उसी संकीर्णता में डूबे जैसा कि भारत में हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जातीयता, क्षेत्र, धर्म खुलेआम, देखिए कोई कहता है कि मुझे हिंदुओं को वोट चाहिए, कोई कहता है मुझे मुसलमानों को वोट चाहिए, ये भारत में ही संभव है। और क्षेत्रीयता, ये जब ये सब चीजें होंगी तो जनता क्या होगा, डिवाइड होगा और प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, नौकरशाही की इंटरनल टेंडेंसी। सीधी सीधी बात, नौकरशाही कभी नहीं चाहेगा कि उसके स्वविवेकी निर्णय पर कोई आघात हो। जो ब्रिटिश कालीन उसकी मेंटलिटी है, ही इज मास्टर वन, ही या सी इज मास्टर वन, वही स्वामी है। और औपनिवेशिक मानसिकता भी मैंने बताया, ब्रिटिश काल में ब्यूरोक्रेसी को सब कुछ माना जाता था, आज भी वही टेंडेंसी है। ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और यही सब चीजें हैं जो डेमोक्रेसी सफल नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक प्रशासन का नकारात्मक गठजोड़, नेगेटिव कोलिजन बिटवीन पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जिसकी सत्ता बनती है शासन में आने के बाद, वो पॉलिटिकल पार्टी दो एजेंडा लागू करता है, एक शासन की नीतियों का और एक खुद पार्टी का एजेंडा, और ब्यूरोक्रेसी करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट वो फुलफिल करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, स्वहित को पूर्ति करता है। और प्रशासनिक प्रक्रिया में राजनीतिक नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक है भाई, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के मूल्यवान क्या है, स्तंभ है, उनका हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि अल्टीमेटली जनता से चुन के वही आ रहे हैं, अपने विचारधाराओं को, आइडियोलॉजी को जनता के पास वही लेके जाएंगे। लेकिन जब वह नकारात्मक अपने इंटरेस्ट के लिए होने लगे, तो यह प्रशासनिक नियंत्रण को, जन नियंत्रण को, प्रशासन पर जन नियंत्रण को प्रभावित करेगा, बाधित करेगा। फिर देखिए, प्रशासन में पारदर्शिता, खुलापन, जवाबदेहिता का अभाव। ठीक है, आपने कहा सर आरटीआई तमाम बातें, लेकिन अभी भी आप किसी कार्यालय में जाइए और वहां की कार्यशैली देखिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। वहां का जो ऑफिशियल होगा आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। और आप लोग भी डिवाइड हो, मैंने बताया ना सबसे पहले, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर।
अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। आप कुछ सूचना मांगेंगे नहीं देगा, आप कहेंगे कागज दिखाई नहीं, मतलब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस और जवाबदेहिता की तो बात आपकी हिम्मत नहीं कर सकती कि आप किसी ब्यूरोक्रेसी से ठीक से बात कर सकें। आज भी है, 1947 50 मान लीजिए और आज 2021, वो ब्रिटिश कालीन मेंटेलिटी अभी भी है। नेक्स्ट देखिए, आरटीआई, सिटीजन चार्टरशिप एवं विसिल ब्लोअर जैसे कानूनों का, कानून तो बन गए लेकिन उसमें ढेर सारे लूप होल भी हैं। अब आरटीआई का मिसयूज भी होने लगा, नागरिक अधिकार पत्र प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पाता, विसिल ब्लोअर में जो मैकेनिज्म में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कौन सिटी बजाएगा? सभी लोग भाई जिंदा रहना चाहते हैं। ऐसे ढेर सारे चीजें हैं जो इसको प्रभावशाली नहीं बनाता है। भारत में अभी मैं कह दूं रिकॉल लागू हो जाए, कहेंगे फला कास्ट का इसको हटाइए, ये इस कास्ट का इसको लाइए, वो उस क्षेत्र का है वहाँ करिए, उस धर्म का यहाँ लाइए, तो रिकॉल कहाँ से हो पाएगा? उसके लिए तो एक मेच्योर मेंटल लेवल चाहिए, और मेंटल लेवल भी नहीं, मुझे लगता है लोग मेच्योर हैं मेंटली, बट अभी भी उनके अंदर वो कास्ट जातीयता का जो आप कह सकते हो कि सिकनेस, मैं बीमारी कहता हूँ, है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो प्रशासन पर जन नियंत्रण, विकासशील देशों में स्पेशली, विकसित देशों में ये समस्याएं नहीं। दे आर टेक्निकली साउंड, स्किलफुल एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब एक चार्ट बना दीजिए प्रशासन पर जन नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने के उपाय। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप एक बीच में दिखाइए प्रशासन पर जन नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने के उपाय, जो जो समस्याएं आपने दिखाई हैं वही सुझाव के रूप में। देखिए, सामाजिक बुराइयां जैसे जातीयता को दूर, जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना, जनता को प्रशासनिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए, ब्यूरोक्रेसी का रोल है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू इनिशिएट पीपुल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तीसरा, जन जागरूकता चेतना का विकास। आपको जानना चाहिए कि लोकतंत्र में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, जनता ही सब कुछ है, जन संप्रभुता का सिद्धांत। लेकिन सिर्फ आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य भी होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। विभिन्न कानूनों का प्रभावशाली, जितने कानून आरटीआई, सिटीजन चार्टरशिप, विसिल ब्लोअर या और भी, इसका क्रियान्वयन दिखना चाहिए। कानून तो इतने कानून है ब्रिटिश लेगेसी से लेकर आज तक कि हम उस कानून के लूप होल में तो प्रशासनिक मशीनरी संरक्षण प्राप्त करता है। चर्चा करेंगे आरटीआई में। ठीक है, प्रशिक्षक जो नौकरशाही की मानसिक प्रवृत्तियां हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनके संवेदनशील प्रशिक्षण या अन्य ढेर सारे प्रशिक्षण, ब्रेन स्ट्रॉमिंग बताया जाए। वे स्वामी नहीं है, वे जन सेवक हैं। तमाम आज के युवा आईएएस पीसीएस इसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। और मेरी क्लास से कई स्टूडेंट्स हैं, जब मुझे सुनाई पड़ता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, वो कहीं से फीडबैक आता, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया समाज के लिए, देश के लिए। वही मेरे हाथ पैर आँख कान सब कुछ है। अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्रशासन एवं जनता के मध्य संचार या भागीदारी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक कहाँ से प्रभावशाली होगा। प्रशासन में पारदर्शिता, खुलापन, जवाबदेहिता को बढ़ावा देना, राजनीति प्रशासन गठजोड़ के नकारात्मक हस्तक्षेप को समाप्त करना और जनता को प्रशासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एक चार्ट बना देना है। तो आपका पूरा ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, थोड़ा समय लगा, कोई बात नहीं। अब संविधान के भी कुछ क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पेपर सेकंड। अब उसका वीडियो अलग से रहेगा, भाग 1 भाग 2 करके। तो अभी मैंने आपको मीडिया का रोल बाद में देखूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर कर लूँ
ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और संगठन के सिद्धांत की चर्चा कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, आपको बहुत मजा आएगा। तो अब एक वीडियो मेरा डेली इस पे रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर और संविधान पे भी, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया। तो मुझे याद है, समय लग रहा है लेकिन सब कुछ मिलेगा, विश्वास कीजिए। तो दूसरा वीडियो संविधान पे जाएगा आपका, जल्दी से दोनों हम शुरू कर देंगे। सारे वीडियो को आप लोग रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। देखिए, एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय 10 किताब को एक बार। उसी प्रकार एक वीडियो को 10 बार देखिए, बजाय 10 वीडियो को एक बार। आपको जो भी एक्सपर्ट अच्छा लगे उन्हीं का वीडियो बार बार देखिए, और इससे क्या होता है, रिवीजन होता है, और बिना रिवीजन के आपको एक्सेलेंसी प्राप्त नहीं होगी, सफल नहीं हो पाएंगे आप। यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।